हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और उसके दो प्रकार के बारे में पढ़ा था कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। उसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में पढ़ा था। उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं अपन। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक क्रियाकारक दूसरे क्रियाकारक से अभिक्रिया करता है और एक उत्पाद बनाता है। ठीक है, जैसे अगर हम कार्बन को जलाएं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा और जलने के बाद कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। दूसरा हमने पढ़ा था वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक क्रियाकारक या तो ऊष्मा पाकर या ताप से या सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा प्राप्त करके ऊर्जा ग्रहण करके दो अलग अलग अभिकारकों में टूट जाता है। इसको बोलते हैं हम वियोजन अभिक्रिया। जैसे जल की बात करें, अगर जल को गर्म किया जाए, ठीक है, गर्म करने का निशान ये ऐसा ट्राइंगल या त्रिभुज बनाकर अपन दिखाएंगे। गर्म करेंगे पानी को तो ये कौन से में टूट जाएगा? दो अलग अलग अभिकारक H2 और O2। ठीक है, जो जल की रासायनिक अभिक्रिया है वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि वह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में संपन्न हो सकती है, अग्र दिशा में भी और प्रतीप दिशा में। अग्र और प्रतीप दोनों दिशा में। अग्र का मतलब आगे, प्रतीप यानी अग्र यानी आगे की तरफ और प्रतीप यानी पीछे की तरफ, दोनों तरफ चलती है। उसको बोलते हैं हम अग्र या प्रतीप अभिक्रिया। ठीक है, तो जल की अभिक्रिया, जब जल को हम गर्म करेंगे तो H2 प्लस O2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया है ये दोनों तरफ संपन्न होती है। यानी अगर हम बात करें दूसरा कि जल में हाइड्रोजन में अगर ऑक्सीजन मिलाएंगे तो क्या बनेगा? H2। ये हुई अग्र अभिक्रिया। और अगर हम H2O को अगर हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? H2 प्लस O। अर्थात ये जो अभिक्रिया है ये अग्र और प्रतीप दोनों दिशाओं में चलती है। ठीक है, ये जल का एग्जाम्पल लेके लिया है, जरूरी नहीं सभी अभिक्रियाओं में ऐसा हो। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं अगली अभिक्रिया के बारे में। जैसे कि हमने इसमें कुछ एग्जाम्पल की बात की थी कि कोयले का अगर जलाया जाए तो C प्लस O2 से क्या बन जाएगा? CO2 बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जल को हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाएंगे तो H2O का निर्माण हो जाएगा। इसके साथ साथ हमने ये भी समझा था कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी उसको क्या कहेंगे हम? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। इसी तरह एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक दहन इसका उदाहरण है ऊष्माक्षेपी। ग्लूकोज का से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, वो भी क्या है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं शोषण का पूछ सकता है, शोषण किस तरह की अभिक्रिया है? शोषण एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ठीक है, शोषण क्या है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। साग सब्जियों से का विघटित होने से जो कंपोस्ट बनता है वो भी क्या एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया।
ठीक है। उसी तरह से जो फेरस सल्फेट है, इसको अगर हम गर्म करते हैं, ठीक है, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर जो फेरिक ऑक्साइड मिलता है, अर्थात उसके जो हरा रंग है उस हरे रंग में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, ये हुए वियोजन अभिक्रियाओं के उदाहरण। संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। अब हम देखते हैं वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा। जैसे चूना पत्थर है, इसको गर्म करने पे क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। इसी तरह से लेड नाइट्रेट है, इसको गर्म करने पर क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ठीक है, और जो नाइट्रोजन का जो रंग है इसके बारे में पूछा जा सकता है, किस तरह का इसमें धुआं निकलेगा, भूरे रंग का धुआं निकलेगा। ठीक है, लेड नाइट्रेट को अगर गर्म किया जाए तो लेड ऑक्साइड बनेगा और नाइट्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, और उसका रंग कैसा होगा, भूरा होगा। नेक्स्ट यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सफ़ेद रंग का सिल्वर क्लोराइड है, इस सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगर गर्म किया जाए तो इसका सिल्वर और क्लोरीन में वियोजन हो जाएगा। ठीक है, और जो सिल्वर है वो सफ़ेद रंग से दूसरा रंग का हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो उपयोग है, ये परीक्षा में पूछ सकते हैं आपसे कि ऊपर जो अभिक्रिया दी गई है AgBr, ठीक है, AgCl ने AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग शाम स्वीट फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई वियोजन अभिक्रिया संपन्न हो रही है तो उसमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, ताप की, या तो उष्मा से प्राप्त हो सकता है या प्रकाश से प्राप्त हो सकता है या विद्युत ऊर्जा से भी ताप प्राप्त हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार इन सारी अभिक्रियाओं में हम क्या करते हैं, ऊष्मा देते हैं। तो ये सभी अभिक्रियाएँ क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जिससे यहाँ पूछा गया है कि X एक विलयन है जिसका उपयोग सफ़ेदी करने किया जाता है, पदार्थ X का नाम और उसका सूत्र बताइए। सफ़ेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, चूने का विलयन। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड होगा मेरे पास, उसको अगर जल में डाला जाए तो क्या बनेगा, CaOH का होल प्लस। ये है बुझा हुआ चूना। ठीक है, इसका हम सफ़ेदी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस जो हमारा X होगा वो कौन होगा, बुझा हुआ चूना। सूत्र हमने बता दिया। ऊपर लिखे गए पदार्थ की क्रिया जल के साथ करवाई जाए तो क्या होगा, यानी कि CaO छोटा है, जो हमें X पूछा गया है वो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड होगा, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, कौन होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको जल से अगर अभिक्रिया करवाई जाए तो क्या बनेगा, CaOH का होल प्लस। ठीक है, उसको हम कहेंगे सफ़ेद। दोनों प्रश्नों का उत्तर होगा। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। विस्थापन का मतलब क्या होता है, स्थान बदलना। यानी कि एक पदार्थ मेरे पास AB है, इसने अभिक्रिया की पदार्थ C से, इसमें क्या होगा, C की जगह कौन आ जाएगा,
बी और बी की जगह कौन चला जाएगा सी। ठीक है, अर्थात जब उत्पाद प्राप्त होगा तो क्या बन जाएगा ए सी प्लस बी। ठीक है, यानी हमें अभिक्रिया को दोनों तरफ से देखना है कि जो क्रियाकारक साइड में है उसमें ए के साथ में कौन जुड़ा हुआ है बी। ठीक है, उत्पाद की तरफ देखा जाए तो ए के साथ में कौन जुड़ा हुआ है सी, अर्थात बी के स्थान पर कौन आ गया है सी। स्थान बदलने के कारण इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ प्रैक्टिकल में दिखाया गया है कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी लोहे की कील, यानी कील जब जो लोहा है फेरस है कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा लोहे की कील का रंग कैसा हो जाएगा भूरा हो जाएगा, क्योंकि जो फेरस है उसकी अगर कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करवाई जाए तो क्या बनेगा आयरन सल्फेट बनेगा। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का जो रंग नीला था वो नीला रंग कैसा हो गया थोड़ा फीका हो गया है ना, उसका रंग कैसा हो गया मलिन हो गया, जो डार्क कलर था वो लाइट हो गया। इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है, हर बार ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे जो जिंक है, जिंक ने कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया की, अगर हम क्रियाकारक की तरफ देखें तो SO4 के साथ कौन जुड़ा हुआ है C, और उत्पाद की तरफ देखा जाए तो SO4 के साथ में कौन जुड़ा हुआ है Zn। तो हम कह सकते हैं कि कॉपर की जगह पर कौन आ गया है जिंक आ गया है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया। दूसरा अगर हम देखें लेड की अभिक्रिया कॉपर क्लोराइड से करवाई जाए तो क्या बन रहा है लेड क्लोराइड बनेगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों का प्रश्न ये भी होता है कि यहाँ पर जो ए क्यू लिखा हुआ है इसका मतलब होता है एक्वस, यानी इसका जलीय विलयन बना हुआ है। ठीक है, यहाँ एस लिखा हुआ है इसका मतलब है सॉलिड। ठीक है, यानी ये कठोर अवस्था में पाया जा रहा है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो इसका अगर कोई एक कमरे में दो व्यक्ति है ए और बी, इस कमरे में एक ही व्यक्ति को रहना है, उन दोनों के अंदर जो फाइट होगी तो ए बी को धक्का मार के बाहर निकाल देता है। ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो अधिक क्रियाशील तत्व होगा वो कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देगा, यानी उसको डिस्प्लेस कर देगा, उसको वहाँ से हटा देगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, केमिकल सीरीज होती है कि कौन ज़्यादा एक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है, जिसको उनका कम अभिक्रियाशील है, तो वो हमें एक छोटी सी श्रेणी अपने को याद करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या होगा, सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील है वो तत्व कौन सा है फेरस। क्रियाशील श्रेणी की बात करते हैं अपन, ये सबसे क्रियाशील जो धातु है तो सबसे पहला आता है लिथियम। लिथियम के बाद आता है फेरस। ये अधिक क्रियाशील तत्वों से हम निम्न क्रियाशील तत्व की तरफ जा रहे हैं, यानी कि मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव की साइड। सबसे अधिक क्रियाशील है लिथियम, लिथियम के बाद फेरस, इसके बाद पोटेशियम, इसके बाद सोडियम, इसके बाद आएगा कैल्शियम, इसके बाद आएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद होगा एल्यूमिनियम, इसके बाद होगा जिंक, प्लम्बम जिसको हम लेड बोलते हैं, और फिर होगा हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद आएगा हाइड्रोजन जिसे मरकरी कहा जाता है। हाइड्रोजन के बाद होगा कॉपर,
उसके बाद अर्जेंटम जिसको सिल्वर कहते हैं, एयू, औरम, गोल्ड, और सबसे अंत में होगा प्लेटिनम। ठीक है, अब हम इसे समझते हैं कि सीरीज़ को कैसे मज़ेदार तरीके से याद रखा जाए। तो उसके लिए क्या होगा, हमें एक छोटी सी ट्रिक याद करनी पड़ेगी। ठीक है, हम कहेंगे फिर कल नाना के मज़े आए। क्यों आए? क्योंकि नानी ने कुछ न कुछ सुनाया होगा नाना को। जहाँ जहाँ पब्लिक है। कल, फिर कल नाना, फिर का मतलब हुआ एफी फेरस, कल का हुआ पोटेशियम, नाना के मज़े आए। क्यों? जहाँ पब्लिक है वहीं नानी ने उनको डांटा था। ठीक है, जहाँ पब्लिक है। ठीक है, उसके बाद ये सीरीज याद करनी है तो कैसे याद करेंगे? हाइड्रोजन है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। जो हमने दूसरी सीरीज देखी थी उसमें पहले सी यू आएगा, उसके बाद एच सी आएगा। इसको याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। पहले सी आ रहा है फिर एच आ रहा है, तो कॉपर कम क्रियाशील, ज़्यादा क्रियाशील है और मरकरी कम क्रियाशील है। उसके बाद देखा था हमने ए जी और ए यू। इसको याद रखना बहुत आसान है। यहाँ दोनों में सेम लेटर ए है, लेकिन यहाँ पे जी है और उसके बाद यू है, तो पहले जी आएगा और फिर यू आएगा। और चांदी और सोना में से कौन ज़्यादा क्रियाशील है? चांदी। ठीक है, तो उन क्रियाशील तत्वों को पहचानने के बाद ही पता कर सकते हैं कि कौन सी अभिक्रिया संपन्न होगी और कौन सी नहीं होगी। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हमने लिखा है, हमारे पास अभिक्रिया है CuSO4 प्लस Hg, तो हम कहेंगे ये रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, क्योंकि जो कॉपर है कॉपर मरकरी से अधिक क्रियाशील है, तो कभी भी ये मरकरी इस कॉपर को यहाँ से विस्थापित नहीं कर पाएगा, इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। इसके बाद जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका। जैसे हमने लिखा PbSO4 यानी कि लेड सल्फेट की अभिक्रिया अगर जिंक से करवाई जाए, ठीक है, तो क्या बनेगा? ZnSO4 बन जाएगा और लेड अलग हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो जिंक है वो लेड से ज़्यादा क्रियाशील है, इस वजह से जिंक इस लेड को विस्थापित कर देगा और क्या बना देगा? जिंक सल्फेट बना देगा। ठीक है, आगे समझते हैं हम।
इसी तरह से अगर हम देखें, अगर मेरे पास कोई अभिक्रिया है, इसको इस तरह समझ सकते हैं, कोई मेरे पास क्रियाकारक ए बी है और वो क्रियाकारक सी डी, यानी ए बी जो रिएक्टेंट है वो सी डी रिएक्टेंट से अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा, ए सी बनाएगा और दूसरा उत्पाद बी डी बनाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रियाकारक ए है उसके साथ में बी एलिमेंट जुड़ा हुआ है और जो क्रियाकारक उत्पाद जो है उसमें ए एलिमेंट के साथ में सी जुड़ा हुआ है। ठीक है, इससे पता चल रहा है कि बी को सी ने बी को विस्थापित कर दिया। अगर हम यहाँ देखें, सी के साथ में क्रियाकारक में डी जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो डी के साथ में बी जुड़ा हुआ है, अर्थात यहाँ पे भी सी को बी ने रिप्लेस कर दिया है, सी की जगह पर बी आ गया है। इससे पता चल रहा है कि बी और सी दोनों का स्थान परिवर्तित हुआ है। इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका एग्जांपल देख सकते हैं हम कि जो सोडियम सल्फेट है उसमें बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया की, तो अगर हम सल्फेट के साथ में देखें तो कौन जुड़ा हुआ है, Na जुड़ा हुआ है, सल्फेट के साथ में Na जुड़ा हुआ है। जबकि हम अगर उत्पाद में देखें तो सल्फेट के साथ में कौन जुड़ा हुआ है, Ba जुड़ा हुआ है। इससे पता चल रहा है कि जो बेरियम है वो सोडियम से ज़्यादा क्रियाशील तत्व है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, जो क्लोरीन के साथ में यहाँ पे बेरियम जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर यही हम उत्पाद की बात करें तो यहाँ क्लोरीन के साथ में सोडियम जुड़ा हुआ है, यानी कि सोडियम ने बेरियम को विस्थापित कर दिया। इस प्रकार बेरियम और सोडियम और बेरियम दोनों ने अपना स्थान बदल लिया है। इस वजह से हम इस अभिक्रिया को कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाओं में हमेशा अवक्षेप बनेगा, यानी कि नीचे एक पदार्थ जमाव के रूप में पेंदे में बैठ जाएगा। वो जल में क्या होगा, अविलय, यानी कि इनसोल्यूबल। ठीक है, और इसी पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं या अवक्षेप बोलते हैं। इसी कारण से इन अभिक्रियाओं को अवक्षेपण अभिक्रियाएं भी कहते हैं। इन अभिक्रियाओं में मुख्यतः अभिक्रिया होने का रीज़न क्या होगा, कारण क्या होगा, आयनों का आदान प्रदान। ठीक है, आयन बनेंगे, इस वजह से रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होंगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑक्सीकरण और अपचय।